अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो चुका था अल्केन की प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसमें जितने भी मेथड्स हैं हमने उनको स्टडी किया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, कि अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनमें किस तरह से चेंज आता है। जिस तरह अल्केन के स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं, उनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स चेंज होते जाते हैं, उस हिसाब से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली क्या चीज़ें आ जाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है फ़िज़िक्स से रिलेटेड, मतलब जिनको हम देख के, छू के, उनको जो है उनके कलर को मेजर करके, मतलब ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिनमें जो है आपके पास 5 सेंसेस को जिनके अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि टच, टेस्ट, स्मेल वगैरह सारा कुछ जो है इसके ज़रिए हम अगर विदाउट केमिकल रिएक्शन अगर हम पहचान कर सकें कि किस तरह का चेंज आ रहा है तो उनको हम बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। अब इन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो कि अल्केन से रिलेटेड हैं, जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है नेचर, कि अगर हम नेचर ऑफ़ द अल्केन, अगर अल्केन के नेचर को स्टडी करें, जो आपकी बुक में पॉइंट्स बने हुए हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर हेडिंग लगाएंगे आप लोग नेचर के लिहाज से। तो नेचर ऑफ़ अल्केन, अल्केन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर किस तरह का चेंज आता है। जो अल्केन्स जितने भी हैं, अल्केन की जितनी भी टाइप्स हैं, चाहे वो 1 कार्बन है, 2 है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी कार्बन्स आ जाएँ उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम उसको अल्केन बोलते हैं ना। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं और सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं। उनका ना कोई कलर होता है और ना उनकी कोई बू होती है। ठीक है ना। और लेकिन इनके अंदर चेंज आता है, जैसे कि कार्बन नंबर 1 से 4 तक जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे अल्केन से रिलेटेड, जिनमें कार्बन नंबर 1 अगर हो उसको हम मीथेन का नाम बोलेंगे, 2 अगर आ जाएँ तो इथेन होगा, 3 आ जाते हैं तो प्रोपेन, 4 आ जाते हैं तो ब्यूटेन। मतलब कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक जो यहाँ पे अल्केन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे के सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल स्टेट्स कौन सी होती है, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के। और इसी हिसाब से जैसा कि 4 तक तो यहाँ आ गया ना, 1 से लेके 4 तक वो गैसेस फॉर्म में हमें मिलते हैं। और कार्बन नंबर उसके बाद 5 आ जाता है, 5 से लेके 17 तक जो कार्बन एटम्स देखें, 5 कार्बन नंबर 5 आ जाएँ स्ट्रक्चर के अंदर, 6 आ जाएँ, 7 आ जाएँ। जैसे कि ये कहाँ से होगा, पेंटेन से, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इसी तरह एंड सो ऑन। लास्ट हमारा जो है 17, इसको बोलते हैं हेप्टाडिकेन। हेप्ट का मतलब 7 होता है और डेक बोलते हैं 10 को। 7 और 10 कितने हो जाएंगे, 17। देखिए हेप्ट का मतलब क्या बोला था, 7, और डेक का मतलब होता है 10। 7 और 10 कितने हो जाए, 17, और ए एन ए सिंगल बॉन्डेड को शो करता है। तो मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर 5 से लेकर 17 तक जो कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे इनका ये सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है। और कार्बन नंबर 7 के बाद कार्बन नंबर 18 से लेके ऑनवर्ड, 18 से कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे, जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो फिज़िकल स्टेट्स किस तरह से चेंज होती हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स चेंज होते जाएंगे उस हिसाब से उनके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया 1 से लेकर 4 तक गैस, 5 से लेकर 17 तक लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं, और 18 से ऑनवर्ड, 18 से ऑनवर्ड जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे जो कि अल्केन से रिलेटेड होंगे सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर एक और बात याद रखेंगे जो कि अल्केन की नेचर के हिसाब से है, कि जितने भी अल्केन के कंपाउंड्स हैं, चाहे वो इस प्रॉपर्टी में आ रहे हैं या इस वाली में है, या मोर देन 18 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सारे के सारे कलरलेस होते हैं और सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आ जाता है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, कि अगर हम अल्केन को स्टडी करते हैं तो अल्केन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के हिसाब से अगर देखें तो वो सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि सॉल्युबिलिटी रूल क्या होता है, कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि लाइक का मतलब एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। मतलब क्या होगा, अगर पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्केन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, या कुछ इसमें से जो जिनमें स्मॉल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो उनको वेरी वीक पोलर कहा जाता है। लेकिन वेरी वीक का मतलब पोलर नहीं होता, आप इसको नॉन पोलर ही कंसीडर करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे नॉन पोलर हैं, और जब वो नॉन पोलर हैं अगर आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें तो वाटर क्या है, वाटर बेसिकली पोलर है।
ठीक है ना, वही रूल आपने अप्लाई करना है। लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर जैसा कि मैंने बताया कि अल्केन से रिलेटेड कंपाउंड्स क्या नॉन पोलर हैं बेसिकली, तो नॉन पोलर हैं तो वो कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। मतलब अल्केन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होने की वजह से उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आप इनको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कौन से सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि नॉन पोलर हो, क्योंकि इनकी खुद की नेचर नॉन पोलर है, तो इस वजह से ये डिसॉल्व हो सकते हैं। किसके अंदर? बेंजीन जो कि नॉन पोलर है, इसके अंदर आप अल्केन के कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। ईथर के अंदर कर सकते हैं, या CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर भी डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। और अल्केन से रिलेटेड कंपाउंड भी नॉन पोलर हैं, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर देखें कंपाउंड्स उनकी सॉल्युबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्केन है ना, तो अल्केन को आप नॉन पोलर के अंदर बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह आप कंपाउंड्स आपके पास हैं, आप उनको 1 बाय 1 डिसॉल्व करते जा रहे हैं और आप उनके अंदर एक वाज़ेह चेंज देखेंगे। जिस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती जाएगी। जिस तरह मैस बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स का बढ़ने का मतलब क्या है? उनका मैस बढ़ रहा है कंपाउंड का। मीथेन का मैस कम होगा, इथेन का उससे ज़्यादा, प्रोपेन का उससे ज़्यादा, ब्यूटेन का उससे ज़्यादा। जिस तरह मैस बढ़ेगा, मैस के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर मैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। जिस तरह मैस बढ़ेगा उस तरह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी को। कि अगर हम अल्केन को देखें कि अल्केन के उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट या उनकी डेंसिटी किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इसको गौर से आप लोग देख लें। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, इस वाले को गौर से देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है ना, इस पॉइंट को पहले समझ लें, इसकी तरफ बाद में आते हैं हम। अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास कंपाउंड है CH4, दूसरा है C2H6। इन दो को आप कंपेयर करें इसी के ऊपर। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम देखें इसके अंदर कितने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के लिए एक और वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी का। कहीं पर अगर वर्ड लिखा हुआ है ना एटॉमिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या इन अ कंपाउंड। ठीक है ना, तो उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब अगर एटॉमिसिटी आप चेक करें, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स चेक करें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, देखें जैसे CH4 है, इसमें कितने एटम्स हैं टोटल? एक कार्बन है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे टोटल बनेंगे जो एटम है वो 5 है। ठीक है ना। आप दूसरे को कंपाउंड को देखें, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 4 हैं, 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2, 6, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 8। ठीक है ना। अब एटॉमिसिटी CH4 की कितनी है? 5 और C2H6 की कितनी है? 8 है। मतलब नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो इस वाले कंपाउंड में जिसमें C2H6 ये फार्मूला है, इसके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब जिस तरह नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे उसी तरह मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखें CH4 का अगर मैस निकालें तो इसका मैस कितना आता है? इसका मैस अगर निकालें हम तो इसका मैस आएगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है। तो 12 प्लस कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह अगर आप इसका मैस निकालें, कार्बन के एक एटम का 12 है, एटम कितने? 2 हैं, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24। और हाइड्रोजन एटम, एक एटम का 1 होता है, तो 6 एटम है, तो यहाँ पे आप +6 करेंगे, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 30। ये है दोनों का मैस। जिस तरह जिसके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जिसके जितने ज़्यादा आ रहे हैं ना, उस हिसाब से उसका मैस बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम भी बढ़ेंगे ना उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जिसके नंबर ऑफ़ एटम्स, कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, उसी तरह उसका मॉलिक्यूलर मैस भी बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा उसी हिसाब से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। जितना मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड का, उसकी डेंसिटी उतना ज़्यादा होगी। और ये डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जितना डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा या नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, उन कंपाउंड्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और डेंसिटी यहाँ पे लास्ट में बल्कि लिखा हुआ है, इसको यहाँ से रेज़ कर देते हैं, बल्कि इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो जिस तरह डेंसिटी, मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ क्लियर है ना।
अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आया कि फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, अगर हम इन तीन चीज़ों को चेक करते हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके दो कंपाउंड दिए जाते हैं, एमसीक्यूज आता है फॉर एग्जांपल जैसे कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एमसीक्यूज क्या बताया? फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा दोनों में से। तो जस्ट आप देखें, दो नाम लिखे हुए हैं ना आपके सामने, एक लिखा हुआ है हेप्टेन, यहाँ पे बता रहा हूँ, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है हेप्टेन, दूसरा लिखा हुआ है ऑक्टेन। आप यहाँ इसके अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम देखें और आप उनके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं कि किस जो है डिफरेंस आ रहा है। हेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हेप्ट का मतलब 7 कार्बन है ना, और ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 कार्बन। तो आप यहाँ से आसानी से उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि 8 कार्बन है, कार्बन दोनों में से किसके ज़्यादा हैं? ऑक्टेन के ज़्यादा हैं, तो ऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट है यहाँ पे कि हमारे पास जब स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में एडिशन ऑफ एवरी 1 CH2 ग्रुप, देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक है आपके पास CH3 CH2 CH3, ठीक है, एक ग्रुप ये है। एक ग्रुप यहाँ पे और लगाते हैं इसके नीचे दूसरा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसके अंदर ना एक CH2 ग्रुप ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसे है ना, दोनों में से ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, मतलब एक कार्बन ज़्यादा है, एक CH2 ग्रुप ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है ना। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि जितने CH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे, एक CH2 ग्रुप के बढ़ाने से इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज आता है कितना आता है? 20 to 30 डिग्री। एक CH2 ग्रुप बढ़ाने से कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा? 20 to 30 डिग्री। फॉर एग्जांपल इसका जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जो प्रोपेन का, ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्रोपेन से 20 to 30 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक है। या अगर आप इस तरह देखें कि ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जितना आपको दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए प्रोपेन का बताएं, तो आप 20 to 30 इसके राउंड अबाउट कम करके आप जो है बता सकते हैं कि इतना टेम्परेचर इसके राउंड अबाउट हो सकता है प्रोपेन का। ठीक है ना। एक CH2 बढ़ाने से 20 to 30 डिग्री जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर एक CH2 कम करेंगे तब भी इतना जो है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है कम आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। सेम, वैसे हम मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये सेपरेट आपके बुक में एक पॉइंट बना हुआ है, ये भी वही चीज़ है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है? मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मैस। जितना मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मैस कैसे बढ़ता है? मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ाने से, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्केन की बात कर रहे हैं। अल्केन क्या है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम एक बेसिक पॉइंट, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इस वजह से हम ज़्यादा, हमारा जो फोकस रहता है वो कार्बन के ऊपर रहता है। तो जिस तरह मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मैस कैसे बढ़ेगा? आपको कैसे पता लगेगा? आपने जस्ट कार्बन को देखना है कि कार्बन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। कार्बन अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा तो उनके जो ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट भी उसी के अंदर आता है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। और इसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से एक ओरिजिनेट होता है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि वाई एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन। मैंने जस्ट एग्जांपल ली है, देखें ब्यूटेन का वर्ड यूज़ किए। इस ब्यूटेन की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप किस चीज़ को फॉलो करेंगे? आप देखेंगे एन का वर्ड और आइसो का वर्ड, ये चेंज ला रहा है इन दोनों के अंदर। हालांकि देखें, अगर ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, इसका फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? CH4 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है। लेकिन कार्बन एटम तो दोनों के अंदर बराबर हैं, तो इनका बैलेंस पॉइंट सेम होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आता है। स्ट्रक्चर के अंदर चेंज क्या है? ये एन और आइसो, ये इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अगर एन का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन। अगर आप इसकी स्ट्रेट चेन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल
4 कार्बन है, मैं जस्ट कार्बन को फॉलो कर रहा हूँ। आप कार्बन को देख के हम यहाँ पे जो है उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। हाइड्रोजन एटम को शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास कार्बन एटम होता है। हम यहाँ से अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कार्बन कितने हैं 4। अब ये कार्बन जो है मैंने 4 लगा दिया, हाइड्रोजन लगा के आप उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे, उसको कोई मसला नहीं है। कार्बन कितने स्ट्रेट फॉर्म में 4 हैं। अब आपके पास जो कंपाउंड होगा ना, जहाँ जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड को तो स्टडी नहीं कर रहे हैं ना। जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, जो कंटेनर आपके पास, उसमें लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल आपस में देखें, एक मॉलिक्यूल इसी तरह का यहाँ इसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है, इसी के सामने तीसरा आ जाता है, फिर और आ जाता है, फिर हम जस्ट उनके दरमियान सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रेट फॉर्म में, ये दूसरा स्ट्रेट फॉर्म में, इनके दरमियान आपने बॉन्डिंग चेक करनी है। देखें कार्बन अब इस फॉर्म में हमने क्या कहा था, जो आपके पास अल्केन होते हैं सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर होने की वजह से इनके दरमियान कौन सी अट्रैक्शन क्रिएट होगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की टाइप को अगर देखें तो इंटरमोलेकुलर की फोर्सेस की जो टाइप्स होती हैं, जो नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस क्रिएट होती है ना, तो उनको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। स्ट्रेट फॉर्म में एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो देखें इनके दरमियान ये अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये फोर्सेस जो इन दोनों, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान ये जो फोर्सेस हैं इसको क्या नाम देंगे, ये आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये जो फोर्सेस क्रिएट हुई हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, आप 2 चीज़ों को माइंड में रखेंगे। एक तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स, बल्कि मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सामने रखना है आपने। एक तो आपने डिस्टेंस को देखना है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आप इसके अंदर किस चीज़ को चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ अटैचमेंट आपने चेक करनी है। ठीक है ना। अब किसी चीज़ को आप फॉर एग्जांपल 2 रस्सी से बांधते हैं, किसी और चीज़ को आप 3 रस्सियों से बांध देते हैं, तो कौन ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ होगा, जो 3 रस्सियों से होगा। जितना मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना अट्रैक्शन, जितना उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी, उतना जो है हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना हुआ है जो कि एन फॉर्म में है, एन ब्यूटेन। अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं आइसोब्यूटेन के अंदर, देखें 4 कार्बन है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में आ चुका है। उसमें 4 कार्बन में से कोई एक कार्बन ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे ब्रांच 3 and 4 कार्बन्स, ठीक है ना। कार्बन 4 ही हैं, लेकिन एक किस फॉर्म में आ चुका है, एक ब्रांच की फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह का जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल 3 and 4, ठीक है ना। अब इनके दरमियान आपने अट्रैक्शन देखनी है। ये एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन के दरमियान अट्रैक्शन, ये एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन के दरमियान अट्रैक्शन, ये एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन के दरमियान अट्रैक्शन। आप लोगों को डिफरेंस का पता चल चुका होगा। एक तो डिस्टेंस इसका चेक करें। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अगर 2 मैग्नेट्स हों, अगर 2 मैग्नेट एक दूसरे के करीब लाते हैं, जितना वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं उतना उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जितना आप उनको दूर करते जाते हैं ना, वो अट्रैक्शन वीक होती जाती है। सेम इसी तरह से अगर आप जस्ट डिस्टेंस को देखें, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस, इस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इन फोर्सेस के। इस एक मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल, इस कार्बन से डिस्टेंस चेक करें। इस ब्रांच के आने की वजह से डिस्टेंस बढ़ चुका है। अब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वहाँ पे वीक हो जाएंगी। एक पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट देखें, अब इसमें नंबर ऑफ़ अटैचमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ अटैचमेंट कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो डिस्टेंस भी इसके अंदर कम है और नंबर ऑफ़ अटैचमेंट भी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बनिस्बत ब्रांच चेन के। क्यों? क्योंकि ब्रांच चेन जो होते हैं उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं। और दूसरा क्या आएगा, नंबर ऑफ़ अटैचमेंट भी कम होते हैं, क्योंकि जो एक कार्बन होता है वो ब्रांच की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है।